Very good morning to all of you. So students, today we will study the complex integration. So in case of real variable, the path of integration of this integral is always along the x-axis. So that is from x is equal to a to x is equal to b. But in case of complex function f of z, the path of definite integral, that is integral a to b f of z dz, can be along any curve from z equal to a to z equal to b. So its value depend upon the path and curve of the integration. So but we have to note that the value of the integral from a to b remains the same if the different curve फ्रॉम ए टू बी आर रेगुलर कर्व्स. सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम क्या किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर जब हम जब रियल वेरिएबल का केस देखते हैं, सो उसमें जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है इस इंटीग्रल का, वो ऑलवेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, दैट इज फ्रॉम पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी. सो मगर जब हम कम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं, जो पाथ ऑफ इंटीग्रल होता है वो हमेशा किसके अलॉन्ग होता है? अलॉन्ग एनी कर्व फ्रॉम जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी. सो जो इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड करती है पाथ या हम बोल सकते हैं कर्व ऑफ इंटीग्रेशन पे. सो बट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम, जब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू किसकी, इंटीग्रल की, कहाँ से किस पॉइंट से, मीन्स किस लिमिट से कहाँ तक, ए टू बी तक, सो वो हमेशा रिमेन सेम रहती है इफ़ द डिफरेंट कर्व्स फ्रॉम ए टू बी आर रेगुलर कर्व्स. सो ये सेम रहेगी अगर क्या रहेगा कि जो जितने भी डिफरेंट कर्व्स है वो इस पॉइंट से, मीन्स फ्रॉम ए टू बी क्या होने चाहिए? रेगुलर कर्व्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज द कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल. सो ये जो इंटीग्रल है जिसको मैंने लिखा है इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, या हम कहते हैं इसको सिंपल लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड अलॉन्ग सी, या हम इसको कह सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग द कर्व सी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ सिंपल कर्व. सो वो कर्व जो क्या करे, जो इंटरसेक्ट ना करे खुद के साथ, उस कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व. सो अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट विथ इटसेल्फ इज नोन एज सिंपल कर्व. जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में शो कर दिया, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. इसी तरीके से सिंपल और क्लोज्ड कर्व क्या हो गया? अ कर्व विच इज सिंपल एंड क्लोज्ड. वो कर्व जो क्या होनी चाहिए? सिंपल भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? क्लोज्ड भी होना चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मल्टीपल कर्व. सो ए कर्व विच क्रॉसेज इटसेल्फ, वो कर्व जो आपस में क्या कर जाए, जो खुद के साथ क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए, ऐसी कर्व को हम कहते हैं मल्टीपल कर्व. ये फिगर में मैंने शो कर दी है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंपल कनेक्टेड डोमेन और रीजन. सो हम कहेंगे कि कोई भी रीजन जो आर है उसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कब कहेंगे? अगर वो क्या होना चाहिए? एक तो वो बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी होना चाहिए और उसमें कोई होल्स नहीं होने चाहिए. सो एक ये डेफिनेशन है इसकी. या हम कह सकते हैं कि अगर हम जो रीजन इन विच अगर every curve can be shrunk to a point without passing out of the region is called simply connected region. So means वो region जिसमें हर एक जो closed curve है उसको हम एक point पे shrink कर सके without passing out of that region is known as simply connected region. जैसे यहाँ पे दिखाया, ये जो यहाँ पे है ये points सारे जो curves है वो किस पे आए हैं? वो shrink कर दिया हमने points पे. सो इसी तरीके से आएगा आपके पास. इसको हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ए रीजन विदाउट एनी होल्स इज कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन. सो वो रीजन जिसमें कोई होल्स नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? सिंपली कनेक्टेड रीजन. होल्स जैसे यहाँ पे हो गया, मीन्स ये सारे क्या आ जाएंगे? ये तो हमने पॉइंट्स में उनको कर दिया, होल्स ऐसे आ जाएंगे जैसे ये सर्कल है इस तरीके से. सो मीन्स जिसमें कोई होल्स ना हो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कनेक्टेड रीजन, और हम डोमेन कह सकते हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन. नेक्स्ट इज मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन. सो आप ये भी बोल सकते हो वो रीजन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो और सिंपली कनेक्टेड डोमेन ना हो, उसी को मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन भी कहते हैं. या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, रीजन इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन और डोमेन इफ इट कंसिस्ट मोर देन वन सिंपल क्लोज्ड कर्व. सो मीन्स अगर ये क्या करे, अगर ये मोर देन वन सिंपल क्लोज्ड कर्व को कंसिस्ट करे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन. से यहाँ पे देखिए सारे इसमें एक से ज़्यादा क्या है, इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व्स है. सो अगर हमें कभी एग्जाम्पल देनी होगी कि वो कर्व शो करें कि जो नाइदर क्लोज्ड होनी चाहिए और नॉर ए सिंपल कर्व, सो ये आपके पास फिगर बन जाती है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मीरोमॉर्फिक फंक्शन.
So a function fz is said to be meromorphic in a region R if it is analytic in region R except at finite number of poles. So वो region वो function जिसको हम जैसे fz है उसको हम meromorphic कब कहेंगे किसी region R में, अगर वो क्या होना चाहिए, analytic होना चाहिए उस region R पे except at finite number of poles. So कुछ finite number of poles पे वो analytic नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंटूर. सो बेसिकली कंटूर क्या होता है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क. सो ये एक जो चेन बनेगी हमें फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क से जो एक हमें चेन बन जाएगी उसी को हम कंटूर कहते हैं. वो क्लोज्ड भी होता है अगर वो क्या करे, इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. सो दैट मीन जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए ऑफ फर्स्ट आर्क है वो क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए एंड पॉइंट बी ऑफ द लास्ट आर्क. सो आई कैन से contour is a continuous chain of finite number of regular arcs. A contour is said to be closed if it does not intersect itself and the starting point A of the first arc coincides with the end point B of the last arc. So इसको हम क्या कहते हैं, कंटूर. कंटूर कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको फिगर में शो कर दिया. सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट आर्क. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स इंटीग्रल. सो अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस है और वो इंटीग्रेबल है अलोंग द कर्व सी, सो देन क्या होगा, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन की है. सो दैट मीन्स जो एडिशन जो होगा दो फंक्शंस का अंडर दिस इंटीग्रल ओवर दिस कर्व सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी देन एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर सी जी ऑफ जेड देन डी जेड. सो अगर हम इस इंटीग्रल में ए साथ में इसके साथ ऐड मतलब मल्टीपल कर देंगे तो मीन्स ए कांस्टेंट है तो ए आउट आ जाएगा इंटीग्रल के एंड दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड. सिमिलरली अगर हमें लिमिट्स चेंज करनी होगी तो यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्टिव साइन आएगा. यहाँ पे ए लोअर लिमिट थी और बी अपर लिमिट है, मगर अगर मैंने बी को लोअर लिमिट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन साइन आएगा. Next is the integration a to b f of z dz. This is equal to integration a to m f of z dz plus m to b f of z dz. So means हम इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं. So where जो ये पॉइंट्स होंगे दैट इज a b m, ये सारे कहाँ पे होंगे, उस कर्व c पे. Next is the mod of integration over c f of z dz. This is always less than equal to integral over c mod of f of z and mod of dz. So और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं that this modulus value of this integral is less than equal to ml. So where जो m है वो किससे होगा, वो इस mod value of जो function f z है उससे less than equal to आना चाहिए. So means ये क्या है, इसका m क्या है, इसका upper bound है of this modulus of this function that is f of z on c and L is the length of the curve. So next we will solve the Cauchy's integral theorem. So basically this theorem states that, this is the important theorem, and it states that if a function fz is analytic and its derivative that is f dash z is continuous at all points inside and on a simple closed curve c, then दिस इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास रीजन है और ये हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है एनक्लोज्ड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है. सो यहाँ से हमें ये शो करना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑल पॉइंट्स इनसाइड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. सो उस केस में जो उसका इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. सो हम इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसमें हम एक्चुअली ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे. सो वो मैं भी यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट भी लिख दूँगी. सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर बी द रीजन, आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व सी. देन सो हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जेड होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स वाई. सो जब हम इसके ऊपर इंटीग्रल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल राइट देन क्लोज इंटीग्रल ओवर सी देन एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर यू प्लस आयोटा वी देन
dx प्लस आयोटा टाइम्स dy। सो इसको हम और फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल ओवर c देन u dx माइनस v dy, देन यहाँ पे आ जाए आपके पास प्लस आयोटा टाइम्स, या आपके पास होगा क्लोज इंटीग्रल ओवर c देन v dx प्लस u dy। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो मीन्स एक इसका रियल पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं और एक इसके इमेजिनरी पार्ट में। सो सिंस जो डेरिवेटिव हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो इसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है, सो मीन्स सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, सो अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस है तो मीन्स उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस होंगे उस रीजन में। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे द पार्शियल डेरिवेटिव्स that is del u by del x, similarly del u by del y, del v by del x and del v by del y, ये सारे क्या आएंगे, are also continuous in region R। सो हैंस बाय ग्रीन्स थ्योरम, सो बिकॉज ये मैंने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने लिखा है क्योंकि हमें पता है जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा दिस इज बेसिकली इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल एक्स देन प्लस आयोटा टाइम्स आएगा डेल वी बाई डेल एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, जब हम इस पर काशी रीमान इक्वेशन लगाएंगे ये बन जाएगा डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई बाई यूजिंग सी आर इक्वेशन। सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बाई CR इक्वेशंस। सो ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है, सो यहीं से मैंने लिख दिया डायरेक्टली कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस होंगे उस रीजन R में। सो अब हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है, सो हैंस बाय ग्रीन्स थ्योरम, सो एज पर द ग्रीन्स थ्योरम, सो ये मैंने ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी है। सो दैट इज इफ फी एक्स वाई एंड साई एक्स वाई एंड डेल फाई बाई डेल वाई एंड डेल साई बाई डेल एक्स आर कंटिन्यूअस विद इन ए डोमेन D, एंड इफ C is any closed contour in D, then this integral over C then phi dx plus psi dy, this is equal to the surface integral then del psi by del x minus del phi by del y into dx dy। सो हम बेसिकली अब इसी ग्रीन थ्योरम का यूज करेंगे। सो डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे लिख सकती हूँ हेंस बाय ग्रीन्स थ्योरम यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z dz, दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, जो यहाँ पे मैंने R से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो देन दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल x देन माइनस टाइम्स डेल u बाई डेल y इंटू dx dy प्लस आयोटा टाइम सरफेस इंटीग्रल ओवर R देन इट इज डेल u बाई डेल x माइनस डेल v बाई डेल y इंटू dx dy। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो सिंपली हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। सो किसमें, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, सो इक्वेशन नंबर 1 जो था वो मेरा हमारे पास बेसिकली था क्या, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था, सो इक्वेशन 1 थी हमारे पास इंटीग्रल ओवर C देन f ऑफ z dz, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर C, यहाँ पे था u dx माइनस v dy देन प्लस आयोटा टाइम्स देन क्लोज इंटीग्रल ओवर C, ये था v dx प्लस u dy। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। सो इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, हमने ये ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर दिया। सो मीन्स इस पार्ट को यहाँ पे एक को फी ले लिया, यहाँ पे यू वी में था तो हमने इसको वही चीज़ चेंज कर दी, यहाँ से इस टर्म में ये लगा दिया तो ये बनेगा डेल दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जो साई वाली टर्म यहाँ पे मीन्स वी वाला टर्म है तो यहाँ पे आएगा दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सो यही चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से आएगा देन माइनस डेल फी बाई डेल वाई, फी में की जगह पे यहाँ पे यू है तो मैंने लिखा डेल यू बाई डेल वाई, देन आएगा डी एक्स डी वाई क्योंकि वो उसके साथ ही रहेगा।
तो आप यहाँ पे साथ ही रखेंगे वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पोर्शन आपके पास नेक्स्ट टर्म, ये सेम यही अप्लाई होगा यहाँ पे इसके इमेजनरी पार्ट पे भी। वहाँ पे बन जाएगा आपके पास del u by del x माइनस del v by del y इंटू dx dy। सो अब हमने इस इक्वेशन को क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, फंक्शन तो हमारे पास एनालिटिक है, सो हम लिख सकते हैं नाउ एफ जेड बींग एनालिटिक एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे ये एनालिटिक है, एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन आर। सो देयरफॉर अब हम इस पे काशी-रीमान इक्वेशंस लगाएंगे। सो बाय सी आर इक्वेशंस वी हैव, सो सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या कहती है कि दैट del u बाई जो del x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, del v बाई del y के, और जो del v बाई del जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस del u बाई del y। सो अब हम यही टर्म्स यहाँ पे वापस इक्वेशन नंबर सेकेंड में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ पे हम del u बाई del y लगाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैं del u बाई del y की जगह पे वैल्यू पुट करूँगी ये आ जाएगा माइनस del v बाई del x। सो यहाँ का माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मीन्स ये दोनों टर्म एक प्लस आ जाएगी और माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होकर ये दोनों इंटीग्रल क्या कर जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो आई कैन राइट दिस इंटीग्रल ओवर सी देन एफ ऑफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर आर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स del v बाई del x, और माइनस टाइम्स ये आ जाएगा del u बाई del की जाएगा माइनस del v बाई del x। सो दिस टर्म इनटू साथ में आएगा dx dy, देन प्लस आयोटा टाइम्स, देन अगेन सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस टर्म del u बाई del x की जगह पे आप लिख सकते हैं del v बाई del y एंड माइनस del v बाई del y हो जाएगा इंटू dx dy। सो ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, बेसिकली ये इंटीग्रल आ गया जीरो के इक्वल। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, thus, so I will write here, thus the integrals of two integrals in equation, इसको इक्वेशन रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने रख दिया। सो इन इक्वेशन 3 vanishes, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हेंस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू 0। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सो बहुत सिंपल है, हमने इसमें सिर्फ एक जो मेन इसमें जो लॉजिक यूज़ किया है दैट इज़ द ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किया है, और जस्ट उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ से आपकी जो मेन इंटीग्रल है, जो हमें फंक्शन जो हमें इंटीग्रल फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।